अस्सलाम वालेकुम। आज जो मेरे गेस्ट हैं वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, बहुत मशहूर हैं, बहुत फ़ैन्स हैं इनके, हम सब इन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ख़ास बात इस इंटरव्यू की ये है कि ये आजकल बहुत सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स में एक साथ नज़र आ रहे हैं। 2 ड्रामे इनके ऑनगोइंग है, एक आने वाला है, सबकी बात बहुत हो रही है, सब ट्रेंड कर रहे हैं। इट्स टाइम टू टॉक टू मुनीब बट अबाउट इट ऑल। मुनीब, थैंक यू फॉर मीटिंग मी। आपका बड़ा क्रेजी शेड्यूल चल रहा है। जी बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस लवली इंट्रोडक्शन। एंड बिल्कुल क्रेजी स्केड्यूल चल रहा है और काफ़ी टाइम बाद, मतलब अभी तक के मेरे कैरियर में जो इतना, मतलब कि एक पूरा एक स्पेल 6 मंथ्स का इतना बिजी अभी तक नहीं गुजरा है जो ये लास्ट 6 मंथ्स का गुजरा है। बट मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं काम को। बहुत सारी चीज़ें जो है वो नई करने को मिल रही हैं, तो उसके साथ साथ जब आप कुछ नया कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सारा कुछ नया सीख भी रहे होते हैं। सो आई एम एन्जॉइंग इट। You're enjoying it. You're tired but you're enjoying it. हाँ, मैंने यही कहा ना कि काम तो आप बहुत सालों से कर रहे हैं, ये एक साथ एक के बाद एक डिफरेंट कैरेक्टर्स, डिफरेंट ड्रामास। बिल्कुल 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 चेंज है। वो इस तरह से हुआ कि कलंदर क्योंकि हमने सारा लाहौर में शूट किया। हाँ। तो कलंदर जैसे ही ख़त्म हुआ उसके बाद फिर कुछ सरे राह स्टार्ट हो गया। फिर सरे राह ख़त्म हुआ ही है तो फिर वो अब जो रमज़ान सीरियल है वो स्टार्ट हो गया। तो एक साथ बैक टू बैक। सरे राह की बात बहुत हुई है। सरे राह के हवाले से आपका और मेरा इंटरव्यू भी हुआ था थोड़े दिन पहले, शॉर्ट इंटरव्यू। यू एक्टेड वेरी वेल इन इट। थैंक यू सो मच। मतलब ट्रांसफॉर्म हो गए थे, लग रहा नहीं था कि ये वो मुनीब भट्ट है जो मुझे कलंदर में नज़र आता है, 2 बीवियों को बैलेंस करने वाला है। बिल्कुल एक डिफरेंट कंप्लीट 2 बीवियों को बैलेंस नहीं कर रहा, कोई नहीं कर सकता। ये एक मिथ है कि 2 बीवियों को कोई बैलेंस कर सकता है। मैं अभी जब एक दो हफ्ते पहले की बात है, जब वो सेकंड बीवी अनाउंस होती है ना उसके अंदर कलंदर में, तो एक हज़रत मेरे पास, मैंने स्टेटस भी लगाया था, एक अंकल मेरे पास आए और मैं जिम से निकल रहा था और करीब आकर उन्होंने बोला, बेटा ये 2 शादियां हैं ही जलालत। अच्छा। लेकिन आप पे जो है ना ये कैरेक्टर यार मज़ा नहीं आ रहा, मतलब मैं आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैंने अंकल वो कैरेक्टर है, कह रहे हाँ लेकिन बस मुझे जो है ना यार आपको इतने जो है वो ताने मारे होती है, आप कुछ कहते नहीं हो। अंकल को क्या बताएं कि जिसने जो खा रहा होता है ना किसी से लेके, तो उसकी जुबान ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। हाँ, यही तो है, यही तो है। लेकिन आगे जो ट्विस्ट थोड़ा सा आने वाला है, कब आएगा वो ट्विस्ट? हाँ, उसमें वो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स इस तरह के हैं कि बस थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन बस अब आने वाला है। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं बहुत जल्द। और ये सेकंड एपिसोड ऑन एयर हो चुके हैं और आई थिंक 4 मोर एपिसोड देन। अच्छा, रमजान सीरियल में भी आप हैं तो that's a first for you. Have you been in a Ramzan serial before? Yes, I have been into a Ramzan serial, but it was like in 2015-16. अच्छा। But वो इस तरह का रमज़ान सीरियल नहीं था. It was a very different Ramzan serial. It was based on World Cup in 2016 probably. It was World Cup was happening at that time, 2016 probably. So उस टाइम पे हुआ था, तो क्रिकेट के ऊपर था, गुगली मोहल्ला उसका नाम था और वो PTV पे चला था। इतना ज़्यादा लोगों ने उस वक्त देखा नहीं था, लेकिन वो वैसे बहुत रूरल एरियाज़ में हमारे बहुत ज़्यादा देखा गया। अच्छा, लेकिन ये अब जो आप रमज़ान सीरियल कर रहे हैं, तो अब ज़माना ये हो गया कि रमज़ान सीरियल बहुत देखा जाता है, बहुत ही हाइप्ड अप होता है, हर दिन आता है। तो अगर हिट हो गया तो कैरेक्टर्स के नाम लोगों को याद हो जाते हैं, उसी की बात होती है, उसी पे लोग हंसते हैं। तो हाउ डू यू थिंक दिस विल चेंज योर करियर? रमज़ान देखें, इंसान कभी भी कोई काम करता है तो होप यही करता है कि इसमें अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और हमारे काम को और हमारी मेहनत को जो है वो लोग सराहें। तो मेरा भी इसके अंदर यही इरादा है कि अल्लाह ताला से दुआ भी ये करता हूँ कि हमने जितनी मेहनत इसके अंदर की है, हम उस मेहनत का हमें जो है वो थोड़ा सा सिला तो मिले डेफिनेटली। बाकी देखते हैं लोगों को। मुनीब, लेकिन प्रेशर होता है रमज़ान ड्रामे, एक प्रेशर तो बिल्कुल है, बहुत सारे आते हैं जी, और हर दिन हमारे पास हमारे साथ जो बाकी चैनल्स हैं वो भी अपना एक बहुत ज़्यादा मेहनत करके एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर लेकर आ रहे हैं। और माशाल्लाह से मैं देख रहा हूँ, मैं अभी इंस्टाग्राम पे देख रहा था कि काफ़ी सारे जो है वो प्रोमोज अब आना शुरू हो गए, तो लग रहा है कि एक अच्छा एक मज़ेदार कंटेंट का एक स्पेल आने वाला है रमज़ान। लेकिन बात यह है, यूजुअली मैंने देखा है कि एक ड्रामा होता है जो सब देखने लगते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़े हैं, कितने ड्रामे देखेंगे। एक होता है प्राइम टाइम पे जो ज़्यादा देखा जा रहा होता है, तो येस द कंपटीशन इज़ देयर। एंड ऑल्सो ये भी बहुत होता है कि लोग कहते हैं कि ओ ये सुनो चंदा जैसा नहीं है, ओ ये पिछली बार जितना अच्छा नहीं है। तो वो भी है कि लोगों को इतने प्यार हो जाता है पिछले रमज़ान ड्रामों से। आई थिंक हमारा जो ये अभी जो हमारा प्रोजेक्ट आ रहा है,
नाम अभी शायद वो उसका शायद चेंज कर दें लेकिन उसकी सबसे अच्छी बात यही मुझे लगी, क्योंकि वो सुनो चंदा जैसा बिल्कुल मतलब जैसे से मुराद ये कि एग्जैक्ट सेम पैटर्न पे नहीं है, उसका थोड़ा सा उसका स्क्रिप्ट जो है वो मुख्तलिफ है, इंटरेस्टिंगली मुख्तलिफ है। कैसे मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ इस तरह से है कि उसके अंदर कुछ सिचुएशंस नहीं है उस तरह की सिचुएशंस यूजुअली आपने अभी तक आई डोंट थिंक सो कि आपने किसी और रमज़ान सीरियल में देखी होंगी। बड़ी मज़ेदार और ऐसी ये देखें, दो किस्म की कॉमेडीज़ होती हैं, एक होती है जुमलेबाजी की कॉमेडी और दूसरी कॉमेडी है सिचुएशनल कॉमेडी, कि सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि जिसके अंदर आप इंजॉय करते हैं सिचुएशन को। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली सिचुएशनल कॉमेडी है, और जब उसको लोग देखेंगे तो वो सिचुएशंस और वो कैरेक्टर्स और इसके अंदर मैं सबसे ज़्यादा जो तारीफ़ काबिल है वो हमारी प्रोडक्शन, जो कि जिन्होंने इतनी मेहनत की है, एक एक कैरेक्टर को बनाया है, कास्टिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमारे डायरेक्टर्स ईशान, हमारी जो को एक्टर है मेरी कोमल मीर, मैं अभी तो लोगों को पता नहीं है, अभी तो वो प्रोजेक्ट आएगा, लेकिन आई एम श्योर कि मतलब जितने भी कलंदर के फैंस हैं और वैसे भी व्यूअर्स हैं वो देख के दंग रह जाएंगे कोमल मीर का ये वाला एक ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, एक रूप, एक कैरेक्टर कोमल मीर का एक देख के उनको शौक लगेगा। मैं घर पे भी मेरे जब कलंदर देख रहे होते ना तो मैं बोलता हूँ कि अपने अब्बू को मैं बता रहा था कि अभी आप ये देख रहे हैं ना दुर्योधन, अभी जब ये दुर्योधन आ रही है ना जो अब रमज़ान सीरियल में, आपने सोचा भी नहीं होगा, लोगों को ऐसा शौक लगने वाला है कि यार ये कोमल मीर है, उसने माशाल्लाह इतना अच्छा काम किया है और इतना चेंज कैरेक्टर है उसका, बिल्कुल ऑपोजिट है कलंदर के। सो ये भी हम इस चीज़ को लेके भी क्वाइट एक्साइटेड, आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि यार हमारे कैरेक्टर्स हमारी हैं तो हम लोग मुनीर भट्ट और कोमल मीर, लेकिन वो दुर्योधन और तबरेज से ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, कंप्लीटली डिफरेंट हैं। हाँ। सो देखते हैं लोगों को किस तरह। अच्छा, यानी वो रोएगी नहीं और अरे रुलाएगी गुड पहले में रोई के अब में रुलाएगी। हमने उसे रोते हुए बहुत देख लिया, वी वुड लाइक टू सी हर मेकिंग पीपल क्राई। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत बेचारी बहुत रोई। अच्छा, आपके घर में भी देखे जाते हैं आपके ड्रामे? यानी जी जी बिल्कुल, बहुत शौक से देखते हैं और क्रिटिसाइज किया जाता है क्या? वो मिलता है आपको? हाँ जी बिल्कुल, रिव्यूज मिलते हैं? जी जी, बड़े ऑनेस्ट रिव्यूज मिलते हैं। हाँ। और जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता है वहाँ पे बकायदा मिलता है। अच्छा ओके। हाँ, फैमिली तो आपको बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव सच हाँ, बात बताएगी, सही बताते हैं। और अभी रिसेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें से मेरे जो घर वाले उन्होंने बताया कि भाई सरे राह जैसा एपिसोड आपने अभी तक कहीं कभी अभी तक आपका कोई नहीं आया सरे राह का। ये मेरे घर से एक रिव्यू था, तो मैंने सोचा ये सच है। हाँ, काफ़ी हद तक। जो शुरू में मैंने बात की थी, फिर हम कहाँ से कहाँ मुख्तलिफ ड्रामों पे चले गए, बट सरेराह में यू एक्टेड वेरी वेल। मुनीब, सरेराह के बारे में कुछ लोगों ने बुरा भी माना, उन्होंने कहा ये एजेंडा बेस्ड है, बड़ा सोशल मीडिया पे शोर मचा, आपने कुछ भी नहीं बोला? जी, मैंने इस वजह से कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है कि उसको जिन लोगों ने उसको जिस पे तनकीद की उनका एक अपना मौक़िफ़ है, और जो जिन लोगों ने उसका साथ दिया, जैसे बहुत सारे लोग थे, उनका एक अपना अलग मौक़िफ़ है, और मेरा इसके अंदर पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ही डिफरेंट है। मैं खुद ये जब देख रहा था मैं सोच रहा था कि लोग हम पे इस तरह की बातें लगा रहे हैं कि ये एजेंडा के तहत हैं, या एक हमारी एक बहुत मशहूर डिज़ाइनर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम एक्टर्स हैव, आई थिंक उन्होंने कुछ सेल का वर्ड यूज़ किया था कि उन्होंने अपने आप को बेच दिया है इस एजेंडा के तहत। तो बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के कि यार हम कोई यहूदी तो नहीं है, या हम कोई ऐसे लोग तो नहीं, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, जिन्होंने लिखा है वो भी मुसलमान हैं। हम लोग बहुत जल्दी दूसरों को जो है ना वो एजेंडा के तहत हैं और ये हम सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो जाते हैं, एंटी मुस्लिम है, या ये एंटी इस्लामिक एजेंडा लेकर आ रहे हैं, या ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। अच्छा, हम सर्टिफिकेट बांटना शुरू हो जाते हैं कि भाई हम ही हैं जिनको पता है कि ये सही है और बाकी सारे जो हैं वो दूसरे गलत हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं। मैंने जब ये ड्रामा पढ़ा था तो मैंने ख़ुद इस चीज़ को एनालाइज़ किया था कि इसके अंदर कोई ऐसी बात, क्योंकि जाहिर सी बात है एक सेंसिटिव टॉपिक है, अगर आप वो प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप उस कंटेंट को साइन कर रहे हो, तो आपको भी देखना है कि यार ये मेरे इस्लाम की रूह से कहीं से ये क्लैश तो नहीं कर रही कहीं पे कोई बात। तो मुझे ज़ाती तौर पे मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी ये जो है वो इस्लाम की रूह से जो है वो, या इस्लाम की जो टीचिंग्स हैं उसको ये कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जो जिस सीन के ऊपर ये सारा प्रॉब्लम हुआ है, अगर आप अब उस सीन के अंदर अगर हम डिबेट स्टार्ट करेंगे, कोई मेरे सामने बैठे तो मैं उसको कायल कर सकता हूँ इस बात पे कि जहाँ पे वो बाप बेटा है, कि उसने ये बात जो अल्फाज हैं कि बेटा आपका दिल चाहेगा अम्मी की तरह भी आप कभी रेडियो का भी आपका दिल चाहेगा, उसका कॉन्टेक्स्ट देखें। कभी भी आप अगर एक क्लिप को देख के एक ड्रामे को बता देंगे ना
कि जी फलाना क्लिप देख के मैं बता सकता हूँ कि इस ड्रामे का एजेंडा क्या है। नो सर, यू आर रॉन्ग, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसके पीछे क्या चल रहा है। कॉन्टेक्स्ट ये था कि उससे पहले Context उसने ये अपने था- बेटे को डांस करते जी, हुए देखा बिल्कुल। था, मेकअप पहने हुए, राइट? उसके बेटे को उसकी माँ ये करवा रही थी, उसका दिल नहीं चाह रहा था, उसकी माँ ये करवा रही थी, उसको brain wash कर रही थी ब्रेन ना? वॉश कर रही हाँ। थी। बाप उसको ये कहता है कि बेटा तुम्हारा ये दिल करता है करने का, वॉशरूम में जो सीन है वो कहता है जी बाबा करता है। फिर बाप थोड़ी देर चुप हो जाता है, साइलेंट हो जाता है, फिर दोबारा पूछता है कि बेटा अगर ये करता है तो मुझे बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। फिर वो कहता है बाबा मेरा दिल नहीं करता। तो बाप फिर उसको बड़े प्यार से समझा रहा होता है कि बेटा अभी आप छोटे हो, अब आप जब आप बड़े होगे तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या फीलिंग्स आ रही हैं, फिर आपका कभी दिल करेगा कि ये बन जाओ, कभी उसमें वो ये नहीं कह रहा था कि आपकी मर्जी है कि अगर आपने लड़का बनना है लड़की, वो ये बताना चाह रहा है कि बेटा जो फीलिंग्स आपकी होंगी, जो आपकी बॉडी बताएगी, फीलिंग्स कैसे आती हैं, मतलब अगर अभी बहुत एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि जो बॉडी बताएगी आपको कि भाई मैं ये हूँ या मैं मेल की साइड पे हूँ या फीमेल की साइड पे हूँ, तो फिर आप खुद ब खुद डिसाइड कर लो कि आपका अपना डिसीजन होगा। तो ये अभी आपका ये टाइम नहीं है ये सब चीज़ें करने का, अभी आपने सिर्फ पढ़ना है, पढ़ाई पे फोकस करना है। ये था वो पूरा उसका एक जिसको आप कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट, और बड़ा प्यारा कॉन्टेक्स्ट था कि वो बाप अपने बेटे को ये सपोर्ट, अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के अंदर कि भाई तुम आगे बढ़ो, पढ़ो, लिखो। अब आपने पूरी ये कहानी साइड में रख के और एक वो एक छोटा से क्लिप की एक दोष आपने एक लाइन उठा के या दो आप उसको कहेंगे वो लफ्ज़ उठा के आपने जो है वो एजेंट बना दिया। अब ये है तो डेंजरस बात, आप हमें कह रहे हैं कि हम एक एजेंडा का हिस्सा हैं। अब आपको पता है यहाँ पे इतने सारे सोसाइटी में लोग घूम रहे हैं, कोई हमारे खिलाफ हो जाए कि जी फलाना एक्टर एजेंडे के तहत है, चलो जी, तो फिर कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपके इर्द गिर्द जो आपके फ्रेंड्स हैं और फैमिली है जिन्होंने देखा, उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, किसी ने कहा कि ये रिस्की था, तुमने क्यों मैं किया? आपको बताता हूँ, मेरे घर में सब नमाज़ पढ़ने वाले हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती हैं, मेरी अम्मी भी, मेरे अब्बू भी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ। लेकिन हम सब इस चीज़ को बैठ के देख रहे थे और हम समझते हैं इस चीज़ को कि अगर कहीं पे कोई चीज़ इस्लाम के ख़िलाफ़ होगी या इस्लाम की टीचिंग्स के ख़िलाफ़ होगी तो सबसे पहले रोकने वाले तो मेरे घर पे बैठे हुए हैं, मेरे अम्मी अबू बैठे हुए हैं, सबने देखा, किसी को ये नहीं लगा कि ये कोई एंटी इस्लामिक या कोई एजेंडा के तहत हम कोई चीज़ लेकर आ रहे हैं। मेरे किसी फ्रेंड ने नहीं मुझे इस तरह कहा, या मेरे किसी, इनफैक्ट सब ने इसकी बड़ी तारीफ़ की और सब ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ यार इस तरह के कंटेंट की ज़रूरत है। बहुत सेंसिटिवली डन था, इंटेलिजेंटली, सेंसिटिवली जी। और फिर मुनीब यू एक्टेड, मैं कितनी बार कहूँ, यू एक्टेड वेरी वेल। और बात ये थी ऐसा किरदार करना आसान नहीं होता, वो बॉडी लैंग्वेज, वो मूवमेंट्स, वो आवाज़ निकालना उस तरह आपने डिस्क्राइब तो किया था मुझे पिछले इंटरव्यू में कि मैंने इस तरह अपने आप को, लेकिन जब देखते हैं तो मेरा दिमाग कनेक्ट कर रहा था कि हाँ यू नो ही इज़ रियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस कैरेक्टर, एक चेंज था। जी बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, वो जब कैरेक्टर उसके अंदर देखें, उसके अंदर बड़ी बारीकियाँ थी, क्योंकि मैं कहूँगा कि इसके अंदर अहमद भट्टी जो हमारे डायरेक्टर हैं, उनको आप जितने उनकी तारीफ़ करें वो कम है। मेरी ये कैरेक्टर चूज़ करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि डायरेक्टर अहमद भट्टी था। मुझे पता है कि यार ही इज़ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर, ही इज़ अ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर, और उसको पता है कि अपने एक्टर को किस ग्राफ पे लेके जाना है जहाँ पे ये सेटल रहेगा। मैंने उनके साथ पहले भी काम किया हुआ, कैसा नसीबा, जिसमें मैं अब्यूज़र बना हुआ था, वाइफ अब्यूज़र, तो मैंने पहले भी किया है। मुझे पता है कि वो बंदा एक्टर के लिए बहुत अच्छा है, मतलब एक्टर से अच्छा काम करवाना उसको आता है। तो मुझे पता था कि यार आई ट्रस्टेड हिम, मुझे पता था वो करवा लेगा। तो एक बड़ी बारीक लाइन है सरे राम में, अगर आप देखें तो सारंग की जो एक कैरेक्टर है, उसकी जो लाइन है वो बहुत बारीक है। बारीक से मुराद ये कि वो है तो वो एक इंटरसेक्स बच्चा, हर्माफ्रोडाइट है, और वो उस तरह खुला हुआ नहीं। खुलने से मुराद ये कि एक तो बहुत लाउड लोग होते हैं, लाउड से मुराद ये कि वो जिनको हर चीज़ लाइफ में परवाह नहीं है, केयर फ्री है, और जो जैसा वो है वैसा वो बन के निकलेगा। सारंग एक अपने आप में घुट के पला हुआ बच्चा है, समझ नहीं आप तो, और पढ़ने वाला बच्चा है, डांस वगैरह वाला नहीं है, जो उस तरह वाला है नहीं वो बच्चा, पार्टी गोइंग नहीं है, वो पढ़ने लिखने वाला एक नर्ड और एक घुटन में पला हुआ बच्चा है। तो उसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर अगर वो हल्का सा भी उसके अंदर जनाना टच होगा तो वो बहुत हल्का होगा, क्योंकि उसने अपने आप, वो कहते हैं पहली लाइन में कि मैंने अपने आप को कोड़े मार मार के खुद को कंट्रोल करना सीख लिया है। जो उसकी वो एक लाइन है वो उसके कैरेक्टर को डिफाइन करती है
कि कैसे वो कंट्रोल्ड है, तो वो जब बैठेगा तो वो यूं ऐसे नहीं बैठेगा, वो बहुत यूं सिमट के बैठेगा। कंट्रोल्ड बच्चे जो होते हैं, जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं या जो घुट के बैठे होते हैं, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, वो यूं बैठेंगे, आपके सामने बैठेंगे डिफेंसिव होंगे, ये जो बॉडी पोस्चर है डिफेंसिव पोस्चर है, वो इस तरह बैठेगा आपके सामने। तो ये सारी चीज़ें मैं सोच रहा था, मैंने सोचते सोचते मैं पॉइंट्स जहाँ मुझे लगता था कि ये पॉइंट उसका बैठना ऐसे होना चाहिए, उसका पैसे निकाल के देना, अब एक पैसे निकाल के देना है, यूँ देना है, उसका यूँ नहीं, उसका यूँ देना बनता है। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो मैं लिखता जा रहा था कि यार ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, अच्छा। ये मैं करूँगा, यहाँ पे मैं ये जेस्चर करूँगा, यहाँ पे मैं ये जेस्चर करूँगा। उसमें से बहुत सारे जेस्चर्स तो डायरेक्टर साहब ने कटवाए हैं कि नहीं टू मच ना करो, टू मच हो रहा है। अब जाहिर सी बात है, जब आप सोच के आते हैं ना घर से कि मैंने ये सब चीज़ें करनी है, तो होता क्या है कि आप थोड़ा सा ओवरडू भी कर जाते हैं। जब आप सोच के आए हुए ना कि मैं ये करूंगा, मैं ये तो उन्होंने करूंगा, बैलेंस रखा, तो वहां पे आप ओवरडू कर जाते हैं। अब ये हमें एज एन एक्टर नहीं पता चल रहा था, लेकिन जो कैमरे के पीछे डायरेक्टर है वो बता रहा था कि यहाँ आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। अब ओवर से मुराद है कि थोड़ा सा लाउड जा रहे हैं, आपने और सटल करना है, हाँ। और सटल करना है। एक सीन है जिसके अंदर वो कहता है कि कब्रिस्तान में जब वो जाता है कब्र देखने के लिए तो वो कहता है कि मेरे जो बाबा की कब्र है उसके नीचे धूप नहीं आनी चाहिए, दरख्त नहीं आनी चाहिए। तो उस पर मैंने एक जेस्चर सोचा हुआ था कि मैं ऐसे करूँगा कि मेरे बाबा की जो कब्र है ना वो धूप के बिल्कुल नीचे हो, उसके ऊपर छाँव ना, सॉरी मुझे याद हाँ, है, मैं बोलता हूँ, वो कहता है कि मेरे जो बाबा की कब्र जो हो वो दरख्त के बिल्कुल नीचे हो, साए में, धूप ना पड़े बिल्कुल भी। अहमद भाई ने सब कटवा दिया ये हाथ, कह रहे नहीं कर, सटल। तो फिर वो सारे वो जो हैं जेस्चर्स है वो मैंने उसके अंदर नहीं दी। वो अच्छा लगा। अगर मुझे अब लगता है देख के कि अगर कहीं पे जहाँ मैंने वो ऑडिशंस करने थे, अगर मैंने वो कर दिए होते तो वो जो उसकी जो नेचुरल एक फील थी ना, उससे निकल के लोगों को लगता कि यार इसने बनाया हुआ है, प्रिटेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब आपने मुझे कहा था कि आपको कोई और कैरेक्टर ऑफर हुआ था सरेराम में, और आपने ये मत पूछेगा कौन सा, मैं नहीं पूछ रही मैं गेस बड़ा किया है सरेराम देखते हुए, कैमरे करते होते ही बता दूंगा। ठीक है, सही है। मुनीब, क्या ये कॉन्शियस डिसीजन था कि अब मैं बाकी सारे जो मेल रोल्स ड्रामों में होते हैं वो मैं कर चुका हूँ, मैं अच्छा हस्बैंड भी बन चुका हूँ, टू टाइमर भी बन चुका हूँ, अब्यूज़र भी बन चुका हूँ, आगे भी बनता रहूँगा, यही रोल्स होते हैं अमूमन नॉर्मल टीवी ड्रामों में। क्या ये कॉन्शियस डिसीजन था कि अब मैंने अपने आप को पुश करके एक्सपेरिमेंटल डायरेक्शंस में जाना? जी, मैं आपको बताता हूँ। ये डिसाइड मैंने ऐसे किया कि पिछले साल मुझे एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ, और वो कैरेक्टर बहुत अनयूजुअल था और एक डिफरेंट कैरेक्टर था, बहुत अच्छा कैरेक्टर था और हटके था कैरेक्टर था, वो टिपिकल टाइप नहीं था। तो मैं सोचता रहा, मैं कंफ्यूज रहा बहुत ज़्यादा कि यार मैं करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। कंफ्यूज क्या रहा, मैं पहली दफ़ा कैमरे के सामने बता रहा हूँ, मैं डर गया। और ये मैं आज एक्सेप्ट करता हूँ, और बहुत मतलब कि लोगों को बताने के लिए कि इंसान डर के जो है ना, डर के एक एक्टर नहीं रह सकता। मैं डर गया कि यार मैं कर लूँ और उसका रिज़ल्ट अच्छा ना आए, कहीं मैं बुरा कर जाऊँ या मेरा मजाक बन जाए या मुझसे अच्छा ना हुआ तो फिर इसका बैकलैश आएगा। क्योंकि जब इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं ना, अगर आपने अच्छे कर लिए तो तारीफ़ भी बहुत होती है, और तरह से आपने बुरे कर लिए तो फिर उसकी बदतारीफ़ियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं डर गया, मैंने वो नहीं किया, और मैंने सोचा कि यार ये पता नहीं, अब वो किसी दूसरे एक्टर ने किया और माशाल्लाह उसको उस पर अवार्ड भी मिल गया। कौन सा कैरेक्टर है? वो मैं नहीं बताऊंगा, मुझे पता है, छोड़े, मुझे आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है कौन सा चलें छोड़े, आगे बढ़ते हैं। बताओ। तो वो नहीं, ना बताना अच्छी बात नहीं है। मुझे ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मुझे पता है कि यार उसने बहुत अच्छा किया था। खैर, उसके बाद मैंने सोचा ऐसे ही एक दिन बैठ के कि यार डर के नहीं काम हो सकता, कोई बात नहीं, हम करेंगे, हमसे नहीं हुआ, अगर मुझसे नहीं हुआ क्या होगा यार, मैं फेल होऊंगा, मैं सीखूंगा। फिर मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, अपने आप को मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर किया कि यार अब से मैंने जो है ना कोई काम डर के नहीं छोड़ना कि मुझसे नहीं होगा। मैंने अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में डालना है, मैंने अपने आप को एग्जामिन करना है कि मेरा कितना कैनवस है एज एन एक्टर, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और मैं जाऊँगा। फिर खुद ब खुद कॉन्फिडेंस, जब आप और फिर अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाया तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ गया कि हाँ ये अब करना है, अब मुश्किल फ़ैसले करने, वो काम करना है जिसमें आपको लगे कि यार ये मुश्किल काम है, वही काम करना है जो मुश्किल काम है, और वो करके दिखाना है। और फिर जब आप इस तरह का कोई चैलेंज अपने आप को देते हैं ना, तो फिर ये अपने आप से जंग है आपकी, कि आपने अपने आप को जिताना है उस जंग के अंदर, और आपने जो है वो प्रॉपर तैयारी के साथ उस जंग में कूदना है। तो इस वजह से जब ये सरेराम मुझे मिला,
तो मतलब जब मैंने उससे अब्दुल्ला से कह के जब मैंने लिया कि मैं ये करूँगा यार, मैं ये करूँगा सारंग वाला कैरेक्टर, तो मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही थी कि यार मेरी प्रिपरेशन जो है ना वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि मैं इस जंग में अगर उतर रहा हूँ तो मैं हार के नहीं आऊँ, मैं जीत के आऊँ। अगेन आई रिपीट के अभी आपने सारी बात इतने फ्रैंकली कर ली, लेकिन आपने सोशल मीडिया पे कुछ भी नहीं कहा अपने आप को। जाहिर है आप उस एपिसोड का इंतजार कर रहे होंगे, आप वेट कर रहे होंगे कि लोग क्या कहेंगे। मैंने सोचा हुआ था, चुप रहे। जी मैं बिल्कुल, मैंने वो पूरा एक नोट मैंने सोचा था कि मैं लिखूंगा, लेकिन वो मैं 6th एपिसोड के बाद लिखूंगा, क्योंकि 6th एपिसोड में जो होने वाला है उसमें यही है कि एक पूरा उसका एक मोनोलॉग है जिसके अंदर वो सारंग अपनी ऑडियंस से खिताब कर रहा है, जो कि एक उसके एक कॉन्वोकेशन हो रही है प्रॉब्ली, वहाँ पे उसका एक लेक्चर है, उसकी एक स्पीच है, तो मैं उस स्पीच का वेट कर रहा हूँ। अच्छा है जी, यानी आप कुछ बोलेंगे। वैसे आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल स्पोक इन योर डिफेंस, बहुत से लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, जिन्हें गलत लगा उन्होंने बोला गलत है, जिन्हें सही लगा। मेरे पास भी मैसेजेस आए, मेरे पास एक हमारी इंडस्ट्री के एक बहुत हमारे दोस्त हैं, उनकी वाइफ हैं और बड़ी मेरे लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, उनके मेरे पास एक लंबा सा ऑडियो नोट आया 4.5 मिनट का, जिसमें उनकी कुछ बातें थी जो कि मैंने सुनी और मैंने बड़ा रिस्पेक्टफुली उनको जवाब दिया और मैंने उनको ये चीज़ समझाई कि जी ऐसे नहीं, ये ऐसे है, अगर आप उसके ऊपर कुछ कहना चाह रहे हैं तो ज़रूर आप कहें, आपका राइट है, हम करते हैं आवाम के लिए यार, आवाम का राइट है हमें बताना कि नहीं जी ये अच्छा था, ये बुरा था, ये सही था, ये गलत था, हम वेलकम करेंगे उसको, आपके जो भी कमेंट्स हैं, लेकिन उसके लिए यू हैव टू वॉच द फुल एपिसोड, नॉट दैट पर्टिकुलर क्लिप। हाँ, यू हैव टू वॉच द एपिसोड। तो आप एपिसोड देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अच्छा इसमें ये है। हाँ बिल्कुल, मुझे भी यही लगता है कि जब आप पूरा देखते हैं तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाता है। देखिए लास्ट जो प्राइम टाइम स्लॉट पे जियो का ड्रामा था वो था चौधरी एंड सन्स, वो भी हमें बहुत अच्छा याद है क्योंकि वो बहुत हिट था। उसमें हमें इमरान अशरफ का कैरेक्टर भी याद है, थोड़ा फ़नी था, थोड़ा डम था, थोड़ा वो बॉयज था। आपका कैरेक्टर कैसा है? बिल्कुल डिफरेंट है कि जी बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा ये डम बिल्कुल भी नहीं है, और ये जो कैरेक्टर है ये एक कैसे आप इसको कहेंगे कि हीरो अपने आप में, जो एक हायाबूसा इसके पास बाइक है और इसके पास जी लैंड क्रूज़र इसके पास गाड़ी है, और बड़ा मतलब जो है ना वो डैड के पैसों के ऊपर पलने वाला, मतलब डैड रिच गाय हिज डैड, और फुल मतलब के जो है ना पैसा ऐसे उड़ाने वाला, इस तरह का ये लड़का है और हीरो है। अच्छा ये आपका रिच बॉय गेटअप है, आप अभी उसी सेट से आ रहे हैं ना? मैं सेट से, ये तो कपड़े ऐसे रिच बॉय गेटअप नहीं है, इससे भी ज़्यादा अच्छा। इसमें एक अच्छी बात, एक तो ये जब ड्रामा हमने शूटिंग स्टार्ट की थी उस टाइम पे सर्दी हो रही थी और अब गर्मी हो गई है। हाँ तो रमज़ान ड्रामा होता है इतना लंबा। हाँ, वो उस वक्त की जो जैकेट सबने पहनी हुई थी वो अब मुझे बड़ी तंग कर रही है कि अब गर्मी हो गई। खैर अभी तो आप शायद रोजे में भी पहने वो। हाँ जी बिल्कुल पहनेंगे डेफिनेटली। तो इसका जो कैरेक्टर है वो उस तरह का है, बड़ा वाइब्रेंट है और बड़ा खुश मिजाज है, हल्ला गुल्ला करने वाला, एंजॉय करने वाला बॉय है। और जब लोग देखेंगे तो लोग उसको स्क्रीन पे देख के इसकी जो प्रेजेंस है ना वो बड़ी कलरफुल प्रेजेंस है, जब ये आता है और बाइक पे और इधर और जो हमारी हीरोइन है कोमल मीर, उसके साथ जो इसकी इंट्रैक्शन है वो फिर सिचुएशंस आर सो इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग सिचुएशंस है। जब हम कर भी रहे होते हैं तो हम एंजॉय कर रहे होते हैं। इसमें एक दादी हैं, इसमें एक मेरी पप्पू हैं, एक नहीं हाँ मेरे चाचू हैं, मेरी चाची हैं, मेरे घर का मुलाजिम है, मेरी कज़न है, खाला की बेटी है। डू यू थिंक कि रमज़ान ड्रामे का हिट होना और ही चीज़ होती है, एक अलग ही फ़ैन फॉलोइंग है? अभी आप कभी देखा है? मुझे लगता है अभी तो अभी हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस, दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस अब के जो रमज़ान सीजन है उसको करने का, और देखते हैं, चलें देखते हैं। कलंदर की भी फैन फॉलोइंग है बहुत। कलंदर की एक अलग लेवल की फैन फॉलोइंग है। कलंदर की मुझे समझ नहीं आता कि क्या बात है कलंदर में। जिन्होंने शुरू से कलंदर देखा हुआ है ना ड्रामा, वो ऐसा लगे हुए कलंदर को कि मतलब उनसे हटता नहीं। इट्स सो एडिक्टिव। क्या है? आई थिंक पर्सनली कि उसमें जो कैरेक्टर्स है ना, दोस कैरेक्टर्स आर क्वाइट रिलेटेबल। और रिलेटेबल से मुराद है कि नहीं मैं आपको बताता हूँ, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ से आपको देख के लगता है कि हाँ यार ये फलानी भी ऐसी है, फलानी भी ऐसी है। अच्छा। और वो जो 2 शादियों वाला वो जो उसका कल्चर है ना, वो जो 2 शादियों वाला जो उसका एंगल है, सॉरी कल्चर कह रहा हूँ, 2 शादियों वाला जो उसका एंगल है ना, वो देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। कहीं पे आप जब देखते हैं वो अपनी फर्स्ट वाइफ के साथ बुरा कर रहा है और फिर उसके साथ बुरा हो रहा है, जब वो खाना खाने बैठा है तो उसकी सेकंड वाइफ जो है वो उसके कह रही मैंने तो खाना खा लिया था और मैं क्यों तुम्हारा वेट करूं। फिर उसको याद आता है कि मेरी पहली बीवी तो मेरे बगैर खाना नहीं खाती थी। होता है, हाँ। और फिर वो उसको याद आती है
फिर वो कहती है कि यहाँ पे आके बैठ जाओ, पानी पिलाओ, वो उसको कहती है सुम्बुल के पानी पिलाओ मुझे, तबरेज़ जूस पास कर दो। हाँ। सीन में उसको याद आता है कि यार मैंने उससे शादी की रात को कहा था पानी लेकर आओ, वो पानी लेने जाती है, मैं सो जाता हूँ। फिर भी वो ठीक नहीं होता। वो ठीक हो जाएगा। चले, ये आपने एक ठीक हमें तो वो दे उसमें दिया, होना ही है ना। स्पॉइलर दे दिया आपने हमें कि वो ठीक देखें, क्या पता ना भी हो। क्या पता ना भी आपको हो। कलंदर के अपने कैरेक्टर के लिए बैकलैश, यानी बैकलैश नहीं, नेगेटिव कमेंट ज्यादा मिल रहे हैं कि प्यार ज्यादा मिल रहा है, ये बताइए। मिक्स एंड मैच है। हाँ। बहुत अच्छा। एक अभी आंटी मुझे मिली, आज ही मुझे मिली मॉल में ना, तो कह रही हैं हाँ मैंने आपको पहचान लिया, वही हो ना जो लड़कियों पे बड़ा जुल्म करते हो। मैंने आंटी मैंने कौन सी लड़की पे जुल्म किया? मजाक में कह रही थी, ड्रामे मजाक कर रही में थी, हाँ। मैं आंटी जुल्म नहीं करता, फिर एंड में प्यार भी तो करता हूँ ना। एंड में सही हो जाते हैं, सुधर एंड जाते में हैं। प्यार देखें, जो इख्तिताम है वो मायने रखता है, लोगों को एंड याद रहता है। नहीं नहीं, जुल्म नहीं नहीं, ये ना कहें। नहीं करना चाहिए। नहीं करना Throughout चाहिए ही नहीं करना डेफिनेटली, चाहिए। लेकिन ये कि वो एक एंटरटेनमेंट है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, इट्स अ फिक्शन स्टोरी। एक स्टोरी आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आप एंटरटेन हो सकें। उससे मुनीब, आप कभी रोकते नहीं, आप कहते नहीं कि मैं ये वाली लाइन नहीं कहूंगा या मैं ये वाला बहुत- थप्पड़ नहीं मारूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। बहुत ऐसी लाइंस हैं कलंदर में, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जो कि हमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा इनपुट देके उसको चेंज किया हुआ है। चेंज से मुराद ये कि कुछ जगहों पे जो तबरेज़ है, जहाँ पे आपको सॉफ्ट लगा है ना, वो सॉफ्ट लिखा हुआ नहीं था, मतलब वो वहाँ पे throughout ही उसका वो लिखा tough हुआ था। था कि वो डांट के मना करता है। लेकिन मुझे खुद जब मैं ये कर रहा था, मैंने बोला नहीं यार, डांट के नहीं, यहाँ पे इसके दो तरीके हैं ये लाइन कहने के। तो साइमा वसीम जो हमारी डायरेक्टर हैं, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव, उन्होंने इस चीज़ को समझा। मैं आपको बताऊं, काफ़ी सीन से पहले मेरी और साइमा जी की हमारी एक कचहरी होती थी 20-25 मिनट की, जिसमें मैं उन्हें कन्विंस करता था, वो मुझे थोड़ा बताती थी कि नहीं बेटा ये ऐसे नहीं ऐसे, फिर मैं उन्हें बताता था साइमा जी इसको ऐसे कर लेते हैं। उसके बाद आप यकीन करें, हम क्या करते थे कि हम जैसे हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, उसके साथ एक हमारी डिस्कशन का एक स्क्रिप्ट है कि ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए, ये लाइन यहाँ होनी चाहिए। अच्छा। फिर हम वहाँ से जो हमने लाइंस चूज़ की हुई है, वो यहाँ से जो हमारी डिस्कशन है वो उसको हम मिक्स करते थे। मिक्स करने के बाद मैं एक पेज पे उसको पेन डाउन करता था, उसको याद करता था, और फिर हम सीन में जाते थे। अच्छा, जो यानी कुछ कि ऐसे सीन्स हैं जिसके अंदर आगे एक सीन आएगा, उसके अंदर ये हुआ हुआ है। हिबा अजीज़ के साथ मेरा एक सीन आएगा, उसमें ये हुआ हुआ है। इनफैक्ट दुर्योधन के साथ जो मेरा अभी एपिसोड 37-38 में जब उसको कन्फ्रंट करती है वो कि तुम कैसे बाप हो, तुम्हारी औलाद को तुमने कुछ नहीं कहा, उसमें दुर्योधन की लाइंस, कुछ मेरी लाइंस हमने कुछ इस तरह हम करके निकाले, ताकि थोड़ी ऑडियंस को सुकून भी हो ना कि नहीं, थोड़ी सी डांट भी बिल्कुल, पड़ी है फॉर व्हाट ही बिल्कुल डिड। ऐसे। हाँ बिल्कुल, अच्छा आपने रीड किया, यू रेड योर ऑडियंस वेल। अच्छा, तो मिक्स मिल रहा है, सम पीपल हेट हिम, सम पीपल लव हिम। नहीं, मोस्टली पीपल आर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, क्योंकि उसके अंदर वो एक सिचुएशन में फंसा हुआ है ना। तबरेज़ एक बुरा कैरेक्टर, मतलब बुरा इंसान नहीं है, इज नॉट एन इविल मैन। वीक है शायद। वो अपनी अपने माँ बाप के प्रेशर की वजह से, उसकी माँ और बाप, भाई तुमने हमें सहारा देना है, तुमने हमें बनाना है, तुमने हमें करना है, वो उस प्रेशर में आके कि यार मुझ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मेरी बहन के शौहर को भी पैसे देने तो मैंने देने, मेरे भाई की शादी है तो मैंने करानी है, उसके ख़ुद के भी कुछ ख्वाब हैं, वो ख़ुद भी एम्बिशियस है, तो वो उसके ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर हो गया। लेकिन वो प्यार भी करता है, दुर्योधन से वो सच्ची मोहब्बत करता है। एक एपिसोड 20 से लेके जब से वो माँ बनने वाली होती है, दुर्योधन से उसने मोहब्बत की है, और आगे जाके अब आप मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को, वैसे तबरेज़ की नहीं, तबरेज़ की मोहब्बत जो थी वो दबी हुई मोहब्बत है। आई एम नॉट अ फैन, बड़ी गड़बड़ की है उसने। मैं तो सोचती हूँ कि कब ये सब ठीक कब होगा। अब तो मैं लिखती भी आई हूँ इंस्टाग्राम पे कि ये ड्रामा नेक्स्ट एपिसोड से ओके, नेक्स्ट ओह आई विल बी वेरी हैप्पी। जब ये सब ठीक होने लगेगा आई विल बी वेरी हैप्पी। तो आगे क्या करना है अब जब रमज़ान ड्रामा ख़त्म हो जाएगा? रमज़ान ड्रामा ख़त्म होगा तो एक रमज़ान में भी शूटिंग करेंगे? रमज़ान में भी बिल्कुल शूटिंग होगी। रमज़ान के बाद मेरे पास 2 स्क्रिप्ट्स हैं, मैं उनमें से अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कौन सा करना है। और काम आपका माशाल्लाह ऑन गोइंग है थ्रू आउट? काम बस ऐसे ही है, क्या इतने ही बिजी आप हमेशा रहे हैं कि ये साल स्पेशली ज़्यादा बिजी? ये साल तो अभी शुरू है, दिस पास्ट 6 months। जिस साल मैं अमल हुई थी वो साल भी मेरा ऐसा ही था। अच्छा। और काफ़ी बिजी साल था वो, क्योंकि मुझे अच्छे तरीके से याद है जब अमल हुई थी तो बांदी तो हमारा चल रहा था उस टाइम पे। हाँ, अमल जब हुई थी 2019 में, तो बांदी हमारा चल रहा था। यारियाँ बहुत बड़ा हिट था, जियो पे आया था उसी साल
2019 में 2019 में ही आया था। उसके बाद फिर कैसा नसीबा भी उसी वक्त ऑन एयर होना बैक टू स्टार्ट हुआ बैक। था। तो काफ़ी सारे बैक टू बैक ड्रामे थे उस टाइम पे, मुझे याद है। तो बिजी था वो सारे। अमल फिर 2020 में अमल इज नाउ माशाल्लाह 3.5, शी टर्न 4 दिस ईयर। हाँ स्कूल जा रही है, बहुत बातें करती है अच्छा। अपनी मम्मा की तरह और बाबा की तरह। अगर अमल कहे बड़े होकर, खैर अभी तो बहुत ही छोटी है तो, लेकिन क्या वुड यू बी ओके विद योर चिल्ड्रन जॉइनिंग द एक्टिंग प्रोफेशन? आई थिंक कि या तब नहीं, देखी मैं आपको जाएगी? बताता हूँ। देखिए एज अ फादर मेरी अगर बेटी है तो मैंने उसको इतना राइट ज़रूर देना है कि मैंने उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी नहीं थोपनी कि बेटा मैं ये चाहता हूँ आप ये काम करो इसलिए आप ये काम करोगी, और मैं ये चाहता हूँ आप ये काम नहीं करो इसलिए आप ये काम नहीं करोगी। क्योंकि मेरे घर वालों ने भी मेरे साथ ऐसा नहीं किया। मेरी पूरी फैमिली बिजनेस फैमिली है। मेरे ख़ानदान में दूर दूर 100-200 किलोमीटर तक भी कोई एक्टिंग फील्ड से या मीडिया की फील्ड से वाबस्ता नहीं है। आई एम द ओनली वन। तो मुझे भी मेरे घर वालों ने एक वो दिया कि भाई मौका कि आप करें। तो मेरी अगर बेटी कुछ कहेगी कि बाबा मुझे ये काम करना है, तो मैं कोई नहीं होता उसे रोकने वाला, उसकी ज़िंदगी है। मैं कौन होता हूँ उसको कि पाबंद करने वाला कि नहीं तुमने ये काम नहीं करने का। नहीं। हाँ, मैं उसको गाइड ज़रूर करूँगा कि हाँ। बेटा इस काम में अगर आप आते हो, ये काम आप करते हो तो इसमें आपके लिए भलाई है। बेटा ये काम अगर आप करते हो तो इसमें आप नुकसान उठाओगे, क्योंकि हमारा तजर्बा है, हम अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। आगे डिसीजन आपका है, लेकिन दिस इज़ द राइट वे, दिस इज़ द रॉन्ग वे। सो आई थिंक यही एक हर बाप की ड्यूटी है अपने औलाद के लिए। मुनीब, डू यू थिंक इट्स सेफ दो, जो आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें लगाते हैं? मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अब शायद आजकल कम लगा रहे हैं। बहुत बार मैं सोचती हूँ कि मुझे पता होता है आप लोग कहाँ हैं। आप आज बीच पर हैं तो मुझे पता है आप बीच पर हैं। आप नथिया गली में, मुझे भी मिले थे वहाँ नथिया गली में थे तो आप वहाँ हैं, राइट? आपको सेफ लगता है सोशल मीडिया पे हर चीज़ लगा देना? बच्ची को स्कूल छोड़ते हुए भी मैं दिखा आपको देते बताता हैं। हूँ। मैं खुद कराची ज़ाती जैसे तौर शहर पे में रहते हुए। मैं खुद ज़ाती तौर पे अब असल में अब पिछले 1-1.5 सालों में क्राइम क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ गया है। पहले इतना ज़्यादा नहीं था, मतलब पिछले 3-4 सालों में अगर आप देखें तो उस वक्त इतना ज़्यादा क्राइम उस लेवल का नहीं था। अब पिछले साल से तो इतने ज़्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इतनी इन्फ्लेशन है और इतने ज़्यादा हम आगे पीछे देख रहे हैं। अब मैं ईमन को भी मैं यही समझाता हूँ कि यार अब ना करो। पता है बिल्कुल सेफ़ नहीं है अगर आप कहीं पे हो और आपको पता आप लगा भी रहे हो, टैग चेक इन भी कर रहे हो वहाँ पे, Exactly. और आप एक पब्लिक प्रोफाइल हो, तो अब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि हम यहाँ पे इस वक्त अभी बैठे हुए। पिक्चर ले लो, अगर बहुत ही ज़्यादा शौक है तो बाद में लगा लेना भाई। हाँ। तो या आई सेकंड। तो आप लोग क्या ये अब केयरफुल हो गए हैं इस बारे में? बहुत ज़्यादा आप careful लोग तो हो बड़े, यू वर द सम टू ऑफ द वेरी फर्स्ट सोशल मीडिया कपल्स। हमने आपकी मेरा शादी इंस्टाग्राम attend का अकाउंट जो है वो एमन ने बनाया था। हाँ बिल्कुल हो ठीक सकता है। हाँ। और उस टाइम पे भी एमन के तकरीबन कोई 8 लाख 9 लाख तकरीबन फॉलोअर्स थे। और मुझे इंस्टाग्राम बना के ही एमन ने दिया था कि ये आज से आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है। हाउ डू यू बैलेंस एक एक्टर की लाइफ? अभी आप बता ही रहे थे कि जब काम करते हैं तो पूरे हफ्ते काम करते हैं और जब काम नहीं होता तो हफ्तों काम ना हो, तो ये घर की लाइफ बहुत सफ़र नहीं करती? घर वाले नहीं कहते तुम तो नज़र ही नहीं आ रहे, कहाँ चले गए हो? पिछले 4-5 दिन से तो मैंने अपनी बेटी से मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि जब रात में मैं शूट करके जिम करके घर जाता हूँ तो वो सो रही होती है। जिम भी करते हैं? ज़रूरी है जी, अभी करूँगा जब आपके यहाँ से जाऊँगा तो। रियली? और जब सुबह मैं जब मैं सो रहा होता हूँ तो वो स्कूल जा रही होती है, मैं सोया हुआ होता हूँ, वो चली जाती है। सुबह फ्राइडे को मिलेंगे, फ्राइडे सैटरडे को छुट्टी है आपकी? फ्राइडे को रात में उसको फिर सुलाती नहीं है ना एमन जल्दी, अच्छा, वरना weekend उसको सुबह उसको 7 बजे उठना होता है तो जल्दी हो Right. जाती है 9 बजे। राइट, वीकेंड होता है तो फिर इट्स ओके, योर फैमिली इज एडजस्टेड टू इट, कोई मसला नहीं है। हाँ नहीं, अब अम्मी अब्बू को तो पता होता है कि यार बेचारा बच्चा काम ही कर रहा है, काम करके आए ना तो फिर इशू नहीं होता। अगर वो तो दोस्तों में करके आए, पार्टी टाइम योर करके पेरेंट्स स्टिल लिव विद यू? यस Okay. आई कांट लिव विदाउट माय पेरेंट्स, अच्छा, आई कांट। ओके, आई डिडंट नो मेरे लिए दैट। कलंदर जब मैं करने गया लाहौर तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पे ये नहीं हो रहा था कि मैं होटल में रह रहा हूँ, मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं हैं। माय फादर माय मदर, उनका पेंट हाउस है, फिर उसके बाद मेरा भाई, मेरी भाभी और उनके बच्चे वो आते हैं, फिर ग्राउंड फ्लोर पे हम आते हैं और सारे कनेक्टेड हैं। और हम खाना भी तकरीबन अगर सब घर पे हैं, भाई भी घर पे और अब्बू भी आ गए हैं काम से,
और मैं भी आ गया हूँ तो हम साथ बैठ के खाना खाते हैं। दैट्स सच अ हैप्पी पिक्चर। Yeah. अच्छी बात है। और सारे सब और साथ। फिर जैसे जो इमन ने बनाया होता है और जो अम्मी ने बनाया होता है, फिर हम सारे ले आते हैं, फिर हम सारे आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के खा अच्छा, लेते हैं। घर आपका, लेकिन यानी जो अभी हुआ है एक जी। उसमें सिर्फ आपका फ्लोर नहीं हुआ, सबका ही प्रॉब्लम हुई? कुछ मोस्टली जो था वो फ्लोर नहीं, बेसिकली एक पूरा हाउस है। Portions हैं, हाँ। पोर्शन भी क्या है, मतलब ये कि एक लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2 हाँ। और फिर थर्ड लेवल। तो वो लेवल जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड था वो हमारा वाला लेवल था, जो नीचे वाला ग्राउंड लेवल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करूँगा लोगों का, मेरे दोस्तों का, मेरे फ्रेंड्स, यार इंडस्ट्री के लोग सब ने मुझे तकरीबन जिन को मैं जानता था उन सब की मेरे पास कॉल्स आई हैं। मैं नाम बता नहीं सकता क्योंकि इतने सारे हैं, सब ने तकरीबन मुझे कॉल्स वो की। न्यूज़ थी ही इतनी स्कैरी, फिर वो जो वीडियोस लीक आपका, आउट फिर हुई, जितने ब्लॉगर्स हैं हमारे, जितने हमारे मीडिया के चैनल्स हैं, सब की मेरे पास कॉल्स आ रही थी कि भाई कोई हेल्प चाहिए, कोई हेल्प। अल्लाह यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, आपसे सिर्फ दुआएं चाहिए, क्योंकि जो एमन को थोड़ी सी चोटें आई थी, बट कोई सीरियस इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह एमन को शी इज़ फाइन नाउ। और जो हमारी हाउस हेल्प थी उसको भी काफ़ी चोटें आई थी, उसको काफ़ी सीरियस चोटें आई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब माशाल्लाह बहुत बेहतर है। हॉस्पिटल से भी डिस्चार्ज हो चुकी है, आराम से उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है। विद इन अ वीक प्रॉब्ली वो अपने घर भी चली जाएगी। अच्छा, चलो अल्लाह का शुक्र। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, और सब घर कुछ भी सेट है। ऑलमोस्ट आपका घर अल्हम्दुलिल्लाह हमने completion की 50 to तरफ। 60% हमने, अब उसको टाइम लगता है, जाहिर है वो घर अब गिरा है पूरा, एक साइड पूरी गिर गई है घर की। तो पहले तो मेरे बहुत सारे दोस्त जो इतने अच्छे, मेरे मतलब अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ, कभी मेरे आंखों में नमी भी आ जाती कि हम इस काबिल नहीं थे, इतने अच्छे बहन मोहब्बत करने वाले मुझे अल्लाह ने दोस्त दिए हैं कि सारे दोस्त मेरे। तो क्या इंडस्ट्री, सॉरी मैं आपको मैं यही बता रहा था कि सारे दोस्त मेरे अपनी हाँ। तरफ से हेल्प लेके आ गए। एक मेरा दोस्त अपने ट्रैक्टर लेकर आ गया, एक मेरा दोस्त है वो अपने ट्रॉलर लेकर आ गया, ट्रॉला क्या होता है जो मलबा उठाता है। अच्छा। एक मेरा दोस्त मलबा उठाने वाले मजदूर लेकर आ गया। सारे दोस्त अहबाब मेरे खुद सब ग्राउंड पे प्रेजेंट थे, और जब तक मलबा नहीं उठा रात को 1-2 बजे तक मेरे दोस्त वहाँ मौजूद थे। वो सब कुछ क्लियर करवा के फिर अगले दिन तक अमेजिंग। ये तो बहुत लकी बात है, इतने अच्छे दोस्त, वेल मीनिंग लोग। कहते हैं कि इंडस्ट्री में दोस्तियाँ नहीं होती, शायद आपकी हैं। इंडस्ट्री के नहीं थे इंडस्ट्री के सारे अच्छा, दोस्तों क्या ने इंडस्ट्री में दोस्तियाँ होती हैं? बिल्कुल होती होंगी, क्या होती इंडस्ट्री हैं। में दोस्तियाँ आपकी हैं? बिल्कुल है। हार्डली कोई 1-2 लोग होंगे जिनसे, क्योंकि मैं जिनसे मिला नहीं होऊंगा वो मेरे दोस्त नहीं होंगे, लेकिन मोस्टली तकरीबन सारे मेरे दोस्त। काम मिलने के लिए दोस्तियाँ ज़रूरी हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या नेटवर्किंग ज़रूरी है? डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को जानना, मिलना? यार कुछ हद तक आपकी बात ठीक भी है, कुछ हद तक नेटवर्किंग काम आती है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेटवर्किंग के ऊपर ही वो होगी। आप करते हैं? मैं नेटवर्किंग से मुराद ये कि अच्छे से सबसे मिलते हैं। अगर किसी सोशल गैदरिंग के अंदर सब इनवाइटेड होते हैं और हम भी होते हैं तो हम अच्छे सबसे अच्छा, फिर मेरे ख्याल से वैसे अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका काम सबकी आंखों के सामने, सबको पता है आप किस तरह एक्ट करते हैं, आप कैसे लगते हैं, क्या करते हैं, क्या आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं। जिसको आपके साथ काम करना होगा वो करेगा। क्या शुरू प्रोफेशन में ज़रूरी था कि आप ज़्यादा थोड़ा बढ़ के मिलें, लोगों को आपका काम का पता नहीं है तो उन्हें बताएं? देखें, बिल्कुल मार्केटिंग जो होती है ना हाँ। वो बहुत ज़रूरी होती है। वो कैसे होती है? मार्केटिंग से मुराद ये नहीं है, देखें एज एन एक्टर भी अगर आपका पता ही नहीं है लोगों को कि यार इस एक्टर का, वो बड़ी एक अच्छी बात है। अगर आपके टैलेंट को लोगों ने देखा ही नहीं है, आपको मौका ही नहीं मिला दिखाने का, तो वो कैसे मिलेगा मौका? वो एक मौके की आपको तलाश होती है कि यार वो एक अपॉर्चुनिटी, मुझे एक चीज़ ऐसी मिल जाए जिसके अंदर मैं बता दूं कि ये काम मुझे आता है। तो वो शुरू में मुश्किलात होती हैं, तो डेफिनेटली नेटवर्किंग उस वक्त बहुत काम आती है। आई स्टिल रिमेंबर माई अर्ली डेज, आई यूज्ड टू गो टू द प्रोडक्शन हाउसेज, आई यूज्ड टू सिट ओवर देयर जस्ट टू मीट कास्टिंग डायरेक्टर और अ डायरेक्टर और अ प्रोड्यूसर जस्ट फॉर 5 मिनट्स। और बड़ी मेरी यादें हैं हम टीवी के ऑफिस में, और उस वक्त तो मोमल प्रोडक्शन होता था, तब तो एमटी प्रोडक्शन हो गया। हम बैठे होते थे बाहर ऑडिशन के लिए, और बहुत लोगों को तो बहुत सी बातें पता नहीं है, कभी किसी दिन बैठूंगा तो बताऊंगा कि मेरा स्टार्ट कहाँ से हुआ था। तो मैंने ऑडिशंस लाइन स्टार्ट कहाँ से हुआ था आपका मुनीब? बताएं ना, इंटरव्यू में बैठे हुए थक गए क्या? स्टार्ट मेरा नहीं, स्टार्ट मेरा हुआ था अच्छा, आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कॉप, इट्स वेरी स्ट्रेंज, बट मुझे पुलिस वाला बनना था। और जब तक मैं अपने इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम दे रहा था तब तक मुझे पुलिस वाला बनना था। उसके बाद एक दिन मेरे एक दोस्त ने अचानक मुझे बोला कि यार हम एक शूट पे चलते हैं।
तो मैं तुम्हें लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे तुम्हें मैं दिखाता हूँ शूट। तो मैं वो शूट, वो मुझे वो बोल के तो यही है कि मैं दिखाने लेके जा रहा हूँ। तो जब वो गया तो वो एक्स्ट्रास का कोऑर्डिनेटर था, जूनियर एक्टर्स का कोऑर्डिनेटर था, और मैं वहाँ पे जाके बैठ गया। वहाँ से चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की, और जब मैंने अब वो बहुत लंबी स्टोरी है, वो बहुत लंबी, मैं आपको बताऊंगा किसी दिन दोबारा। वो फिर लोग सिंपैथी करना शुरू हो जाएंगे मेरे साथ, क्या है बेचारा। तो मैं जैसे बहुत सारी चीज़ें बताता ही नहीं हूँ कि क्या 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 एक्सपीरियंस किया हुआ है। सैड स्टोरी है, सैड भी है क्योंकि देखें जिसकी मुश्किल इस वक्त के मुकाबले में उस वक्त बहुत मुश्किल इस वजह से था कि उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था। तो हम किसी को अपना काम नहीं 2010-11 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे एक ऑर्कुट एक होती थी और एक होता था MSN मैसेंजर, दैट्स इट। 2009, 10, 11 के अंदर प्रॉब्लली। तो उस टाइम पे चीज़ें मुख्तलिफ थी। तो उस टाइम पे मैंने बहुत से काम ऐसे किए, मतलब कि पीछे के और सपोर्ट कैरेक्टर्स कर लिए और सेकंड लीड कर लिया, और मतलब कि बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स मैंने कर लिए, और अपॉर्चुनिटी एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो मैंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, लेकिन मैंने एक चीज़, मेरा हमेशा से एक जो मेरा फोकस था वो एक ही था कि मैंने एक्टर बनना है, मैंने ये काम करना है। आपने गिव अप नहीं किया? एक्टर बनना है, गिव अप नहीं किया, करता रहा। पढ़ाई की, मीडिया साइंसेस मैंने किया, एडवर्टाइजिंग के अंदर पूरी पढ़ाई अपनी मुकम्मल की, ग्रेजुएशन अपनी पूरी कंप्लीट करने के बाद मैंने जो है वो ड्रामा, फिर मुझे ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से, जब आप होता क्या है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं ना, तो आपको ये लग रहा होता है कि यार चीज़ कुछ बन नहीं रहा, कुछ हो नहीं पा रहा, बल्कि ऐसा नहीं होता। वो हो ये रहा होता है कि आपकी बेस लग रही होती है। आप कोई घर बनाना स्टार्ट करेंगे ना, जब तक आपके पिलर्स जल रहे होंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, कि आपको लगेगा कि तो काम ही नहीं हो रहा, लेकिन वो आपकी बुनियादें स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी उस वक्त, वो आपके पिलर्स स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे। और फिर सबसे मुश्किल काम घर बनाने में पिलर्स डालना है, फाउंडेशन, वो सबसे मुश्किल काम है। जब फाउंडेशन डल जाती है ना, उसके बाद जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है ना, वो डालना सबसे आसान। क्या हर एक के साथ ही होता है? नहीं, कभी होता है। किस्मत भी तो एक चीज़ है ना। किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट किरदार प्ले करती है, डेफिनेटली किस्मत करती है, लेकिन किस्मत के साथ साथ आप सारा जो उसका ब्लेम है वो किस्मत पे नहीं डालते ना, आपकी अपनी मेहनत भी होती है, अपनी मेहनत, अपनी वे ऑफ थिंकिंग, आपकी मेहनत, और वो भी इन द राइट डायरेक्शन। आपकी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दोस्त आपका वही है जो आपकी डायरेक्शन सेट कर जाए कि आपने इस डायरेक्शन में भागना है। और बहुत सारे ऐसे मुझे दोस्त मिले अल्हम्दुलिल्लाह, जो उस वक्त जब उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई, वो मेरे लिए बहुत कड़वी बातें encourage किया, कड़वी बातें थी। मैं आपको बताऊं, रियलिटी चेक देने वाले दोस्त भी आपके जो बहुत ज़रूरी हैं। एक प्रोड्यूसर है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, भाइयों की तरह। एक दिन उसके ऑफिस में मैं जाके बैठा, और मैं उस वक्त भी काम कर रहा था, लेकिन इतना कुछ अच्छा काम नहीं मुझे मिल रहा था। तो उसके ऑफिस में जाके मैं बैठा हुआ था, तो उसने मुझे मेरा एक रियलिटी चेक दिया 10 मिनट में। वो रियलिटी चेक लेने के बाद मैं, क्या था ये इतना, वो रियलिटी चेक क्या तो रियलिटी मेरे बारे में दिया कि तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारी, उससे फिर पूरा एक इंडस्ट्री का मैकेनिज्म समझाया कि सिलेक्शन ऑफ वर्क क्या होती है, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट क्या है, क्या प्रोजेक्ट करना है आपने, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपके लिए बेहतर नहीं है, हर चीज़ को हाँ नहीं करनी, ये चीज़ें नहीं करनी, ये कैरेक्टर करने हैं, ये नहीं करने। वो पूरा एक रियलिटी चेक दिया, और जो आप उस टाइम पे कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, पूरा एक रियलिटी चेक दिया 10 मिनट बिठा के। पूरी रात नहीं सोया मैं, 5 बज के मुझे नींद ही नहीं आ रही थी उस रात को। मेरा दिमाग चल रहा है, मैं सोचे जा रहा हूँ क्या हुआ। अच्छा, उसको, मेरे दोस्त को ये लगा कि यार मैंने इसकी दिल आज़ारी कर दी, मुनीब को मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, इसको बुरा लगा होगा मेरा बोलना। अगले दिन उसने मुझे फ़ोन किया, इज़ अ वेरी वेरी फेमस प्रोड्यूसर राइट नाउ। तो उसने मुझे फ़ोन किया कि यार, जो ये नाम नहीं लेते ना किसी का, मेरा दिमाग मेरा उसने फ़ोन करके बोला फिर बाद में कि यार मैंने तुम्हें जो है ना, मैंने बड़ा बुरा बोल दिया था यार, मुझे बाद में बड़ा। मैंने नहीं, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस रियलिटी चेक, मुझे बताने के लिए कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग बहुत कम आते हैं जो आपको रियलिटी चेक दे देते हैं कि भाई आप यहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, ओके, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, डायरेक्शन दिखा देते हैं, डायरेक्शन दे दी उसने। अच्छा, वैसे अब अनदर क्वेश्चन दैट्स जस्ट कम टू माय माइंड, यू आर नॉट वेरी कंट्रोवर्शियल, जो आप कह रहे हैं ना दोस्त सबसे, ये है कि आपकी लड़ाई शायद किसी से नहीं, या मुझे पता नहीं है ना? नहीं, मेरी किसी से, देखिए लड़ता इंसान, मैं बताता हूँ कौन इंसान सबसे ज़्यादा लड़ता है। कौन लड़ता है? लड़ाइयाँ वहाँ होती हैं जहाँ ईगो होता है ज़्यादा, या इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। ईगो होता है, इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, या थोड़ी बहुत एरोगेंस भी पार्ट प्ले करती है लड़ाई के अंदर।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं मतलब आपको बताऊं कि मैं, जैसे आप कहते हैं ना कि ज़मीन से लगा हुआ आदमी कौन होता है? जो ग्रास रूट लेवल से ऊपर आया होता है। तो मैं उस लेवल से ऊपर आया हूँ कि मैं जब अपने आप अपनी उसमें जाता हूँ ना, मैं जब अपने पास्ट में, तो मैं कभी कभार ऐसे ही अकेला बैठ के मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि यार मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था और आज अल्लाह ने मुझे कहाँ किस मुकाम पे लाके खड़ा किया है। मतलब मैंने ऐसी जगह से स्टार्ट किया था कि मैं आपको बताऊँ वाह, नाइस। ऐसी जगह से मैंने स्टार्ट। क्या आपको लगता है कि एमन एमन किससे शादी करने से आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी? देखें, एमन से शादी कभी भी ये फ़ैसला इस बुनियाद पे नहीं था कि मुझे कोई फ़ायदा होना है या मैं ऐसे शादी कर लूँ या ये। मेरी और एमन का जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था तो एमन का मन माइल भी उस वक्त तक नहीं चला था। अच्छा। जब हमारा रिलेशन स्टार्ट हुआ था, हमारी जब बात पक्की हो चुकी थी, तब तक उसका मन माइल भी नहीं चला था। मन माइल उसका एक आई थिंक पहला प्रोजेक्ट था जिसमें वो रजिस्टर हुई थी, और उसके बाद उसने खाली हाथ एक ड्रामा किया था जिसमें वो माशाल्लाह पॉपुलर हो गई थी। छा गई थी। तो वो उस वक्त से हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था। उस वक्त हमारा रिलेशनशिप भी क्या स्टार्ट हुआ था, 3 महीने 4 महीने रिलेशनशिप रहा था, उसके बाद फिर हमारी बात पक्की हो गई थी। तो उस वक्त से मेरी उससे बात पक्की हो गई थी। 2.5 साल 3 साल तो खाली हमारी मंगनी चली है, बात पक्की की बात, रिश्ता पक्का होने के बाद 3 साल का हमारा टाइम चला है। तो एमन से शादी से पहले ही मैं बहुत सारे ड्रामों के अंदर हीरो बन चुका था। एमन के साथ शादी करने के बाद जो अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो ये हुई कि मेरी वाइफ एक एक्टर थी, तो मेरे घर पे एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था मेरे साथ। जो भी डिसीजन मैं लेता था अपने करियर के अंदर, उसके अंदर मेरी बीवी का बहुत ज़्यादा पार्ट होता था, क्योंकि जो भी मैं स्क्रिप्ट आती थी सबसे पहले ले जाके मैं घर पे रखता था और एमन को सामने बैठा के होता था, तुम बताओ मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तो अगर मैं समझता हूँ कि अगर आज मैं किसी मुकाम पे पहुँचा हूँ, थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी है, तो उसमें मेरी वाइफ का बहुत बहुत बड़ा किरदार है। अम्मी अब्बू के बाद अगर किसी का सबसे ज़्यादा किरदार है तो मेरी बेगम का है, क्योंकि उसके सपोर्ट के बगैर, बीवी अगर आपको सपोर्ट करे ना, तो मैं कहता हूँ कि उस इंसान से ज़्यादा खुशनसीब कामयाब और ताकतवर इंसान कोई नहीं होता माशरे में जिसकी बीवी उसके पीछे मुनीब, आप ये कैसे इतना अच्छा बोलते हैं? आपकी बीवी सुन के बड़ी खुश होगी। बहुत अच्छा बोलते हैं। दिल से बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, सच बोलते हैं। सच बात कहता हूँ मैं तो। कभी अब ये देखें, ये वाली बातें ऐसी होती हैं जो आप बीवी के मुंह पे करेंगे ना तो बोलेंगे अच्छा तो वो ये मुंह पे करने वाली बातें नहीं। बीवी के लिए आपने अभी बड़ा स्टैंड लिया था, और मैं बड़ी मतलब क्योंकि आप कम कंट्रोवर्सीज और कम लड़ाइयाँ इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे लेते, तो जब उसका नंबर लीक हुआ तो आपने फिर लिया था लेकिन स्टैंड, आपको गुस्सा आ गया था। क्या नंबर चेंज करना पड़ा एमन को? बिल्कुल चेंज करना पड़ा। आपने बिल्कुल सही बात की, मैं किसी से लड़ता नहीं हूँ। हाँ, उसकी ये बहुत रेयर एक इंस्टेंस था। मेरे पर्सनैलिटी में लड़ाई है ही नहीं। अच्छा। मतलब मैं अगर कोई लास्ट टाइम मुझे याद होगा कि मैं स्कूल या कॉलेज टाइम में मैं लड़ा था, अदरवाइज उसके बाद मैं कभी लड़ा ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है कि यार काइंडनेस लोगों की तरफ, और लोगों की तरफ अगर आप प्यार बांटते हो सोसाइटी के अंदर, तो वो आप जो सोसाइटी में आप अपना इनपुट करोगे ना, वही आपके पास वापस आएगा। आप सोसाइटी में नफरत डालोगे, सोसाइटी आपको नफरत ही देगी। आप सोसाइटी में काइंडनेस डालोगे, पोलाइटनेस डालोगे, प्यार मोहब्बत बांटोगे, तो आपको वही चीज़ें समेटने को भी मिलेंगी। ठीक है। तो मैंने कभी ज़िंदगी में किसी से, उसके बाद अपने कॉलेज के टाइम में मैंने किसी से लड़ाई नहीं। और मीडिया पे तो ख़ास तौर पे जो मुद्दा मुझसे मिला हुआ है, एक दफ़ा भी मिला हुआ है, वो मेरा दोस्त ही है, मेरा बहुत फ्रैंक नेचर है। जब वो वाला वाक़या हुआ तो अब जाहिर सी बात है यार, शी इज़ माई वाइफ, ठीक है ना। और ऐसा तो नहीं हो सकता कि यार मेरी वाइफ का कोई नंबर इस तरह लीक कर दे और मैं चुप करके बैठ जाऊँ, क्योंकि मुझे बाकी सारी चीज़ें मेरे लिए एक तरफ है, कैरियर, काम, जो भी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई आती हैं वो सारी चीज़ें एक तरफ है, और मेरी वाइफ, उसकी रिस्पेक्ट एक तरफ है मेरे लिए। उसकी खातिर मैं हर चीज़ दाव पे लगाने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी चीज़ से नहीं डरता अगर मेरी वाइफ और उसकी रिस्पेक्ट की कहीं पे बात आएगी। जो भी वो कंट्रोवर्सी हुई थी, जो भी किसी ने कुछ कहा नहीं कहा, मैं खुद अवॉइड करता हूँ किसी के इश्यूज़ पे बात करने के लिए। मैं किसी के उस पर नहीं बोलता। और एमन ने भी कोई हार्ड कोई कमेंट या कोई हार्ड ऐसी स्टेटमेंट पास भी नहीं की थी। और वो जब नोटिस पब्लिक किया गया, और उसके बाद मैं तो शूट पे था, मुझे उसने बताया यार इस तरह की वाक़या हो गया है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये हुआ है, क्योंकि मैं जिसने ये काम किया था मैं उसको भी जानता था, मुझे उससे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि वो ये कर देगा। क्योंकि आप
हैं तो हम सारे इंडस्ट्री एक ही फ्रेटर्निटी के fraternity लोग के ना, हैं, जी, हम एक जी। दूसरे से मिले हुए भी हैं, हम एक दूसरे को जानते भी हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक किया हुआ है, आपकी थोड़ी बहुत एक दूसरे के बारे में ऑब्जर्वेशन होती है, आपको पता था यार ये बंदा ये काम नहीं कर सकता। मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, मैंने यार कैसे कर दिया उसने ये, वो ऐसा तो नहीं है, ऐसा कर नहीं सकता वो। फिर जब मैंने देखा स्क्रीनशॉट तो मैंने सोचा यार शायद उससे गलती हुई है, मिस्टेकनली कर दिया। फिर मैंने 24 आवर्स वेट किया कि यार शायद चलो अगर रिमूव कर दी गई है, जब इंसान से गलती हो जाती है तो यूजुअली यही होता है कि आपने वो पोस्ट पुट डाउन की और उसके बाद आपने एक अपॉलॉजी दे दी कि जी मुझसे ये गलती हो गई है और मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, जो कि फिर हम भी बोलते कि चलो, क्योंकि डैमेज देखें हो चुका था, नंबर्स आउट हो चुके थे, एड्रेसेस आउट हो चुके थे, सबकी हर चीज़ बाहर जा चुकी थी, और फ़ोन कॉल्स और घटिया किस्म के मैसेजेस और थ्रेटनिंग मैसेजेस और मतलब इज़ अ लॉन्ग लिस्ट अगर मैं बताना शुरू करूँ। तो मुझे लगा कि यार अभी माफ़ी मांग लेंगे, अभी माफ़ी मांग लेंगे, माफ़ी नहीं आई। तो फिर मैंने बोला यार ये तो चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप एक गलती भी करो और गलती करने के बाद आप माफ़ी ना मांगो। तो फिर मैंने इसको अपने It's scary. इशू आप मतलब सोचें कि फिर मैंने सोच लिया था उसी वक्त कि यार नहीं यार इस तरह नहीं हो सकता, वो मेरी वाइफ है और उसकी इज़्ज़त और उसका जो वक़ार है उसकी खातिर जो है वो मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े उसको बहाल कराने के लिए, और उसके साथ जो गलत हुआ है, उसके साथ जो ज़्यादती हुई है उसका मदावा करने के लिए, अगर मुझे जहाँ तक भी ये जितनी भी लॉन्ग जर्नी होगी, मुझे पता था इट वाज़न्ट अ शॉर्ट जर्नी बिकॉज आई नो लॉ, मुझे पता है कानून के क्या सिलसिले कार हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या सब चीज़ें हैं, क्या वकील किस तरह होता है, फिर कोर्ट में जाती है, फिर ये होता है, आई नो। हमारे अच्छा। और भी काम इस तरह के हैं, मतलब हमारा फैक्ट्री है हमारी, हम Legal, काम करते हैं, हाँ, हमारा of लीगली course. लोगों के साथ Legal हमारा लेन देन है, involvements हमें है। पता है कि क्या प्रोसेस है ये पूरा। जी, तो मुझे पता था कि यार इसको टाइम लगेगा, तो मेरा यही पॉइंट था कि मैंने जब तक ये चीज़ इस पे माफ़ी नहीं आएगी ना, ये इसके ऊपर नहीं आई, पीछे लेकिन नहीं हटूंगा। अभी नहीं तक देखते चले, हाँ, but that's the only time that I saw you getting angry. और यानी कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हो, कोई आपका काम ले ले, कोई रोल आपका पक्का हो रहा हो, कोई ले ले, ऐसी चीज़ें तो होती हैं। आपको गुस्सा नहीं आता, आप क्यों लड़ते गुस्सा नहीं आएगा? हैं। एक मेरी बात बताएं, काम एक फेवरेटिज्म के तहत किसी और ने आपका रोल आपसे खींच लिया जिस पे आप हुई साइन हुई हैं करने चीज़ें, वाले बहुत दफ़ा हुई हुई हैं, हाँ। हुई हुई हैं, बट सबके साथ होती हैं। सबके साथ होती हैं, इसमें गुस्सा बनता नहीं है। क्यों गुस्सा नहीं बनता? क्योंकि एक अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। निज़ाम क्या कहता है? निज़ाम ये कहता है कि जो मेरे नसीब में है, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में वो चीज़ लिख दी है, मुझसे कोई वो चीज़ छीन नहीं सकता। और अल्लाह ने अगर मेरे नसीब में वो नहीं लिखी और पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए तो वो मुझे दे नहीं सकता। ठीक है, ये मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। काम, फेम, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से आती हैं, तो इसके अंदर किसी इंसान का अमल दखल नहीं है। इंसान तो एक पपेट है, उसके ज़रिए तो काम किया करवाया जा रहा है, करवाने वाला तो अल्लाह ताला है। तो जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ लिखी होगी वो मिलेगी, जो चीज़ नहीं लिखी होगी वो नहीं मिलेगी। इसमें मेरा उससे लड़ना क्या? दैट्स अ गुड वे टू थिंक। अच्छी बात है, हेल्दी वे ऑफ थिंकिंग है, नहीं तो इंसान कुड़ के ही परेशान हो जाए। एक सवाल आखिरी, चलें, आपको मैंने इतनी रात हो गई, पूछे जा रही हूँ सवाल। आपने अभी कहा था कि एक कहानी है जो मैं आपको सुनाऊंगा नहीं क्योंकि सैड स्टोरी, मैंने कहा सैड स्टोरी, आपने कहा हाँ, क्यों, क्या था आपके बिगिनिंग में, क्या था ऐसा जो सोच के आप अच्छा, अब आपकी आंखें भी कभी कभी भर आती हैं, आपने ये भी बोला। नहीं, मैं आपको इतना बता के फिर कहानी एक तो बता। वो हुआ यूँ था, मैं आपको बता रहा था कि मैं हमेशा से मुझे पुलिस वाला बनना था कि जी CSS करना है और मैंने जी पुलिस वाला बनना है। उसके बाद एक मेरा दोस्त था, उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, शूटिंग हो रही है, मैं तुम्हें दिखा के लाता हूँ और तुम तो बड़े स्मार्ट से हो, तुम्हें तो बड़ा कि वही जिस तरह की बातें होती हैं। अब मैं शूट पे गया हूँ तो पता चला कि वो शख्स जो है वो जूनियर एक्टर्स का कोऑर्डिनेटर है, जिसको हम एक्स्ट्रास कहते हैं, जो कि बहुत ही गलत वर्ड है। आज भी मैं करेक्ट करवा के आया हूँ अपने इंडिया के, कोई किसी को एक्स्ट्रास नहीं बोलना, क्योंकि मुझे पता है मैंने वो वर्ड सुना हुआ है। क्योंकि एक्स्ट्रास जो होता है वो बिल्कुल ही सेकेंडरी किस्म के रोल होता है। जब आज ही मैं करेक्ट करवा के आया हूँ, एक एडी ने बोला यार एक्स्ट्रास को खड़े करें, मैं ये लफ्ज़ ही क्यों बोलना बुरा किसी वर्ड को। क्यों होता है? बुरा वर्ड अननेसेसरी इसलिए है, लगता है। देखें बुरा वर्ड इसलिए कि एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी टर्म आप यूज कर रहे हो यार, वो भी काम करने आया हुआ है। एक्स्ट्रास क्या है? ये एक्स्ट्रास कोई वर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है। आम एक्स्ट्रास मतलब एक्स्ट्रा है साथ, ऐसे ही है मतलब भाई वो जूनियर एक्टर है, उसको आपने रिस्पेक्ट देनी है। वो भी
अपने घर से वो काम करने ही आया हुआ है, चलो, क्योंकि ठीक मैंने है। ये वर्ड अपने लिए सुना हुआ है, मुझे दुख हुआ था उस वक्त जब मैंने बोला यार एक्स्ट्रास को साइड में करें, एक्स्ट्रा हम भी साइड में हो रहे 25 लड़के जाके। अच्छा तो खैर बहरहाल तो मुझे ये लफ्ज़ बड़ा बुरा लगता है, तो उसने मुझे ला के बिठा दिया वहाँ पे। अब वो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो माशाल्लाह डायरेक्टर है मुख्तार, वो आए, उनको याद भी नहीं होगी, बड़ी पुरानी बात है, बोला तू 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 तुम लोग ब्लैक जर्सी पहनोगे, तुम लोग येलो जर्सी पहनोगे। बोला भाई क्या, मैंने बोला क्या है, बोला बस है कर करके वो बातों में घुमा फिरा के जी येलो जर्सी पहना दी मुझे, और मैं बास्केटबॉल खेल रहा था पीछे कहीं पे, जिसके आगे लोग चल रहे हैं, उसके बाद मेन एक्टर्स खड़े और फिर कैमरा अच्छा। और मतलब एक मेन एक्टर्स, फिर चलने वाले लोग, फिर पीछे बास्केटबॉल खेलने वाले, तो मैं उसमें था। और जो मेन एक्टर्स थे उसमें थे अपना अहमद अली अकबर और शहरोज सब्जवारी, और आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग शायद एनी जाफरी एक एक्ट्रेस होती थी। अच्छा अब वो पूरा वो हुआ। अच्छा अहमद को मैंने ये स्टोरी सुनाई हुई है, अहमद भी बड़ा जो है वो शॉक हो गया था सुन के, शॉकिंग था उसके लिए भी ये सुनना शहरोज को भी पता है। तो वो अब मैं वहाँ से होके मुझे शौक चढ़ गया। अब वो मैं देख तो रहा था कि ये सारे एक्टर्स जहाँ पे खड़े हुए हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, वहाँ पे जी बड़ा प्रोटोकॉल और बड़ी सब रिस्पेक्ट दे रहे हैं और बड़ा सब जी, और हम वहाँ पे बैठे हुए यूँ करके 25 लोग 30 लोग ऐसे। तो मैंने सोचा कि यार मुझे एक्टर बनना, उधर होना है मैंने, मुझे एक्टर होना है, मैं उधर नहीं होना, मतलब मुझे एक्टर बनना है, मुझे भी आना है जी मेन पे। अच्छा जी उसके बाद अब ख़ानदान में तो सारे कारोबारी, दूर दूर तक कोई काम इससे मुंसलिक ही नहीं। अब किसी ने बोला जी सबसे पहले तो अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो फिर आपको बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स मिलते हैं जो कि सिर्फ आपको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, उनका कोई काम नहीं होता, वो सिर्फ आपको घुमा रहे होते हैं, ये कर लो, ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, मिस गाइड करने वाले बहुत होते हैं। फिर किसी ने बोला जी पोर्टफोलियो बना लो, अच्छा पोर्टफोलियो आप बनवा के आ जाओ, वो पोर्टफोलियो बनाने में चला गया मैं वहाँ पे, उन्होंने मेरी ऐसे तो यूँ तो गिटार के साथ तो पीछे वो गुलदस्ता खड़ा करके ऐसे मैं खड़ा हुआ, वो वाली 6 तस्वीरें ले ली। अब वो 6 तस्वीरें मेरे हाथ में, और वो कोई बता रहा फलानी जगह चले जाओ, मैं जाऊँ वही 6 गुलदस्ते वाली गिटार वाली तस्वीर दिखाऊँ, सब बोले नहीं। फिर एक एजेंसी थी, टैलेंट एजेंसी, उन्होंने बोला भाई तुम तो बहुत मोटे हो, तुम पतले हो, पतला होने पे चला गया। फिर एक जगह में गया, वहाँ पे एक्टर्स बैठे हुए थे, वो स्टेज प्ले हो रहा था, तो मैं वहाँ पे जाके बैठ गया, और वहाँ पे पानी किसी को पिला रहा था सब, एक बंदा, तो मैंने उसको बोला यार मुझे पानी ज़रा आप पिला देना। उसने मुझे बोला यार ये एक्टर्स के पीने का पानी है, आपको पीना है ना तो आप वहाँ सामने कूलर लगा, वहाँ से पी के आ जाओ। मैंने बोला यार मैं इतना भी नहीं होता, मतलब कि दिस इज़ टू मच। अब उस बंदे की गलती नहीं है, उस बंदे की गलती नहीं है, वो एक सिस्टम है, वो हमारे शूट का सिस्टम ऐसा है कि हम लोग, क्योंकि नहीं होना चाहिए, जूनियर एक्टर है, आपका मेन एक्टर ने शाम में 5 बजे आना है, तो आप उसको 9 बजे क्यों बुला रहे हो? वो ये पूरे एक सिस्टम के तहत होता है हमारी शूट्स पे, जो कि नहीं होना चाहिए। उसने जनाब बोला कि आप पी के आ जाओ और कुर्सी ज़रा खाली कर देना, वो बहुत सारे। मैंने कुर्सी छोड़ी, उठा और रोता हुआ मैं जाके अपनी गाड़ी में बैठा, गाड़ी स्टार्ट करके घर आ गया। मैंने मुझे काम करना ही नहीं, मुझे ये काम करना। अच्छा उस वक्त तक आप ट्राई कर रहे थे, कहीं से कुछ हो भी नहीं पा रहा था, कोई काम भी नहीं मिल रहा था आपको, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि डायरेक्शन क्या है। मैंने मुझे काम करना ही नहीं। फिर मेरे अब्बू ने मुझे बड़ा समझाया कि भाई ये सारी चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा है, ये प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप इस प्रोसेस से नहीं गुजरोगे, आप एकदम कामयाब हो जाओगे, तो कामयाबी की जो वर्थ है ना, वो आपको नहीं पता चलेगी। जो बंदा मेहनत करके कामयाब होता है, मेहनत से मुराद ये कि ठोकरें खा के, फेलियर्स के बाद स्ट्रगल करके जब कामयाब होता है, तो उसको उस पोजीशन की एक्चुअल कीमत का अंदाज़ा होता है कि कितनी अहम कीमत है इसकी, कितनी अहम है। तो ये करने की प्रोसेस है। मैं फिर लग गया, फिर इधर फिर फलाने का रोल, तो छोटा रोल, ये रोल। अब सेट पे जाएं तो वो आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही। आप 2 सीन करने के लिए आए हुए हैं, तो आप एक मेरे अंकल हैं ताया, मेरे उनके साथ एक दफ़ा मैं गया सेट पे जी, लंच हो गया तो मुझे लंच नहीं मिला, तो मैं वो लंच के लिए मैंने उनको बोला, लंच एक दफ़ा नहीं मिला, 2 दफ़ा नहीं मिला, तो मेरे ताया ने मुझे बहुत डांटा कि तुम मांग क्यों रहे हो, तुम क्या मतलब कोई तुम क्या, उन्होंने बड़ा बोला तो बट्टा दी औलाद तो मंगता पे है, पंजाबी में बोला ना, तुम मांग रहे हो, तुम इनसे खाना क्यों मांग रहे हो, तुम्हारे पैसे नहीं है? मैंने हैं, कह रहे ऑर्डर करो, आज के बाद खाना नहीं मांगना किसी से शूट पे जाके कि मुझे खाना दे दे, मुझे खाना दे दे। मतलब वो सब चीज़ें मैंने फेस की हुई थी।
तो उसके बाद मैं छोड़ चुका था कि यार ये मैंने नहीं करना, ये इसमें मुझे नहीं होना। पढ़ रहा था, उसके बाद फिर पढ़ते पढ़ते मेरा एक दोस्त है वजी, उसके वो मेरा डिजिटल मैनेजर है वजी आज, उसके फादर हैं अंकल सईद शाह, उन्होंने बड़ा, वो अंकल आए मेरी लाइफ में और मुझे लगता है अल्लाह ताला ने उनको भेजा कि भाई इसका कुछ कर दो, बट बेचारा पागल हो जाएगा वरना। उन्होंने ऐसे उठाया और ऐसे डायरेक्शन पे लगा दिया कि ये डायरेक्शन है। मैंने फिर ऑडिशन दिया एक नई टैलेंट एजेंसी में, आई गॉट सिलेक्टेड राइट आफ्टर गिविंग माई ऑडिशंस। मेरा पासपोर्ट ले लिया, मेरा पहली मैंने कैंपेन की, ब्रांड था ग्लो, दोस्ती के रंग, वारिद का आता था, अच्छा, ये हाँ। दोस्ती के रंग, अच्छा, ग्लो, हाँ। वो कैंपेन की, वो सब बिग ह्यूज कैंपेन। फिर मुझे एक ड्रामा ऑफर हो गया, वो मैंने ड्रामा किया, उसके बाद फिर मैंने एक ड्रामा, फिर एक, उसके बाद कुछ बड़ा कुछ नहीं मिल रहा था, ब्रेक नहीं मिल रहा था बड़ा। तो उसमें ये था कि एक ड्रामे में मैं सेलेक्ट हुआ और अगले दिन मैं जाता हूँ, मुझे पता लगता है कि नहीं आपसे ले लिया गया वो रोल फलाने एक्टर जो मैंने अभी बात की थी। अब मैंने यार ये कैसे हो गया, मुझे तो आपने कमिट किया था, ये हो गया। उन्होंने बोला नहीं यार वो नए लड़के पे ना वो मान नहीं रही, तो तो वो कह रही है नए लड़के को हम ट्राई नहीं कर सकते, इट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट, तो वो नहीं मान रही, तो आप सॉरी। मैंने ओके नो प्रॉब्लम, बड़ा दुख हुआ। फिर एक उन्होंने बोला यार उसी ड्रामे में एक और कैरेक्टर है वो आप करोगे। अच्छा, जो पहले कैरेक्टर मिला हुआ था वो मेन लीड था, जो दोबारा दिया गया वो साइड रोल था। 12 कैरेक्टर का सीन था, और अच्छा। वो कैरेक्टर जो था वो एक होमोसेक्सुअल लड़के का था जो कि उस वक्त कोई कर नहीं रहा था, और 12 उसके खाली वो थे। वो मैंने बोला ठीक है मैं कर लेता हूँ, मैंने वो कर लिया। और वो पता नहीं मैंने कैसा, मुझे तो याद भी नहीं है, वो मैंने वो कर लिया। मतलब इस तरह मेरे साथ हुआ, जो कैरेक्टर कोई नहीं कर रहा होता था तो फिर मैं बोलता था मुझे दे दे मैं कर लूँगा। फिर आहिस्ता 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 चीज़ों की समझ आई, पता चला कि काम क्या है। और फिर मुझे लगता है कि पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि जब आप पूरी तरह तैयार होते हो तभी आपको एक, अगर अल्लाह ताला चाहता है कि आप कामयाब हो और लंबी रेस में चलो तो आपको उसी वक्त फल मिलता है जब आप उस फल के लिए तैयार होते हो। तो शायद आई थिंक मैं उस वक्त आर यू हैप्पी विद वेयर यू आर राइट नाउ? मैं उस वक्त भी अल्लाह ताला का शुक्रगुजार था, सेटिस्फाइड था फ्रॉम माई लाइफ, और आज भी सेटिस्फाइड हूँ। और मुझे लगता है सेटिस्फैक्शन जो है ना वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस है। जो इंसान मुतमईन है जिस जगह पे है, उस इंसान से बड़ा कामयाब इंसान दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बस हाँ बिल्कुल। आप बहुत सारे लोग होते हैं It's जो all in सब the way कुछ you हासिल think. करने के बाद भी मुतमईन नहीं होते, रात में नींद की गोली खा के सो रहे होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो एक फ्लैट में रह रहे हैं, 2 रोटी खा के सो रहे हैं, लेकिन सुकून से सो रहे हैं, मुतमईन है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, जो अल्लाह ने दिया है उसमें खुश हैं, चल कर चलें, और उनमें आप भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इंशाल्लाह गुड लक फॉर रमज़ान, बिजी टाइम Thank अप you. अहेड फॉर यू। अभी भी चल रहा है बट फिर हम भी आपको देखेंगे। Sure. एंड सो गुड टॉकिंग टू यू, Same सच here. एन ऑनेस्ट फन कॉन्वर्सेशन। थैंक यू मुनीर। थैंक यू।